एसीसी प्रीमियर कप जब चल रहा था, ग्रुप स्टेज के मैचेस हो रहे थे, तब कई सारे जो व्यूअर्स थे उन्होंने एक मैसेज के थ्रू हमसे ये चीज़ कही थी कि आप एक बार कोच सर के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि जो अभी तक कोच सर ने, क्योंकि जब से वो बने हैं लगातार काफ़ी मैचेस टीम ने खेले हैं और उनको देखने के बाद आपको उनके बारे में क्या लगता है, ज़रूर यहाँ पर बात कीजिएगा। और साथ साथ में अब बारी है अगले फिक्सर्स की, वर्ल्ड कप क्वालिफायर की। यहाँ तो एक बॉक्स टिक किया नेपाल ने, अब दूसरे बॉक्स की तरफ बढ़ने की बारी है और अब जो अगला पड़ाव है वो आने वाला है वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो उसको लेकर क्या कुछ पाथवे के रहना चाहिए टीम का, क्या कुछ ठीक ठाक एक पाथवे रहेगा अगले 1-1.5 महीने के लिए। और साथ साथ उससे पहले बात कर लेते हैं कि मोंटी देसाई सर जो नेपाल के कोच बने और उसके बाद इस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, वो तो एक अलग बात है, वो तो एक रिजल्ट्स की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर उनकी कोचिंग में क्या कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिला और हमारी उनकी कोचिंग पे क्या थॉट प्रोसेस है। डेफिनेटली जैसे हम पहले कहते थे, आज भी वही कहते हैं, चाहे वो पोडू सर हो, चाहे वो मनोज प्रभाकर सर हो, या फिर वो डेव वाइटपुट हो, या फिर जितने जगह टमाटर सर हो, जितने भी कोचेस रहे हैं वो सीनियर है, कोच है। हम कोई नहीं होते कि हम किसी कोच के बारे में कोई अपनी कुछ बताया वगैरह, बिल्कुल नहीं। वापस से हम कहेंगे ये सिर्फ हमें देखकर क्या लगा उन कोच के बारे में और उनसे क्या और एक्सपेक्टेशन है, इसके बारे में ये वीडियो है। क्योंकि हम और आप कोई नहीं होते हैं कि किसी सीनियर कोच को जो एक ऑलरेडी पोस्ट पर है उनके बारे में बताया कि भाई वो ये ठीक नहीं कर रहे, वो ठीक नहीं कर रहे। राय दे सकते हैं, हमें जैसा लगता है वो बता सकते हैं कि लेकिन उन्हें क्या करना है नहीं करना वो एट द एंड उन्हीं के ऊपर है। वो सीनियर है, वो रेस्पेक्ट, वो ड्यू है, वो उनको देनी चाहिए। खैर शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें उनमें हमें अभी तक देखने को मिली है जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है डेवलपमेंट की उनसे, वो भी बात जरूर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर हमने पिक किया है वो है प्लेयर्स के बीच में कम्युनिकेशन जो गैप होता है, प्लेयर और कोच के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसका मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम रह गया है। मोंटी सर की जो स्ट्रक्चर है, जो उनका बिहेवियर है, उससे कहीं ना कहीं पता चलता है। जी हाँ, ये पॉजिटिव साइन है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे कोचेस आपने देखे होंगे दुनिया भर में, लगा बहुत टीमों के एसोसिएट के भी होते हैं, अपने मेंबर्स वगैरह के भी। बहुत सारे कोचेस में एक दिक्कत होती है कि कोच जो है वो कैप्टन से डील करते हैं, कैप्टन से बात करते हैं, बस ज़्यादातर वहीं तक सीमित रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वाइस कैप्टन वहाँ आ जाते हैं और वो सब बात करने के बाद जो इंप्लीमेंट करना होता है वो टीम के सामने आके बता देते हैं। इसकी वजह से मान लीजिए 11वें नंबर के खिलाड़ी को कहीं ना कहीं कुछ बात करनी हो, कुछ कहना हो कोच से या कुछ राय देनी हो, तो वो कहीं ना कहीं कतराते हैं, बिल्कुल कतराते हैं। अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर 20 टीमें हैं, उनके 20 कोचेस हैं, तो उसमें से आपको 10-12 ऐसे ही मिलेंगे कि जिनमें 11वें पायदान का प्लेयर जो है वो कोच तक कोई बात पहुंचाने में कतराएगा। 7-8 ऐसे हैं जहां पर कोच इतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहते हैं प्लेयर के साथ, और वो चीज मोंटी सर के अंदर भी है। वो दिखता है, वो ट्रेनिंग सेशंस में दिखता है। हमने बहुत सारे हमने वीडियोस देखे, ट्रेनिंग सेशन देखे, कैंप्स देखे, और ऑन फील्ड भी जब मैच चलता है तब भी उनका जो रवैया रहता है, और साथ साथ में जो 11 प्लेयर्स का बॉडी लैंग्वेज है वो भी बताता है कि उनमें और कोच में ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा है। अगर मान लीजिए ललित, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, अगर मान लीजिए ललित राजबंशी को कुछ मोंटी देसाई सर से कहना है, कुछ इनपुट देना है कि सर मुझे लगता है कि यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं, मेरी बॉलिंग पे यहाँ पर ये कर सकते हैं, या इनके खिलाफ ये कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे? तो ये बात उन्हें ऐसे नहीं कि तीसरे, चौथे, 5वें लोग के जरिए पहुंचानी पड़े, वो जाकर कह सकते हैं। एट द एंड अप्लाई करना ना करना वो कैप्टन और कोच के बीच में, वो कैप्टन से कह सकते हैं, कैप्टन उस चीज को आगे जाकर फॉरवर्ड कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ये कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है कि हाँ भाई प्लेयर जाकर बस बोलना ही तो है, बाकी काम खत्म है। नहीं, कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से कई बार कोच और प्लेयर्स के बीच में दिक्कत होती है, और उसका रिजल्ट जो है वो प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में और उनकी परफॉर्मेंस में साफ झलकता है। अगर कम्युनिकेशन गैप ज्यादा है तो बॉडी लैंग्वेज में नेगेटिव झलकेगा, परफॉर्मेंस में नेगेटिव झलकेगा। अगर कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम है या फिर है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी काफी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें फिर रिजल्ट में भी आती है और फिर साथ साथ में बॉडी लैंग्वेज में कैरी करती है, जो नेपाल के प्लेयर्स ने मोंटी सर आने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी परफॉर्मेंस में ये चीज साफ झलकती हुई नजर जरूर आती है। कम से कम बिल्कुल ये क्लियरली नजर आ रहा है, इतना तो विजिबल दिख ही रहा है। वहां चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल, और पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर एक बॉक्स है कहीं ना कहीं वो टिक हमें होता हुआ नजर आया, वो ये है कि कंडीशन के मुताबिक वो अपने आप को चेंज करते हैं, उस गेम को, उस टीम को चेंज करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ये कंडीशन
कि रिक्वायरमेंट क्या है। जो हमारे सामने मान के चलिए कंडीशन आ गई है, अगर ऐसा हालात हैं कि 60 पे इतने विकेट गिर गए हैं या अच्छी शुरुआत मिली है, बॉलिंग से अच्छी स्टार्ट नहीं मिली, स्पिनर्स थोड़े से इकोनॉमिकल नहीं जा रहे हैं, काफ़ी खर्चीले साबित हो रहे हैं, या फिर इस डाउन पर सामने वाली टीम के कितने बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, कितने राइट हैंड बॉलर हैं, इन सब चीज़ों का जो एक स्टडी है वो मॉर्टिन देसाई सर बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। कि मान के चलिए अगर जैसे कि अभी हमने देखा एक एग्जांपल बहुत बड़ा कि सामने से अयान खान बॉलिंग करा रहे थे शुरू में यूएई के खिलाफ, और रोहन मुस्तफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बॉलिंग करा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन भीम को रोक दिया और गुलशन झाको वो लेके आ गए। तो यहाँ शानदार था कि चलिए अयान खान को कम से कम हम टैकल करें कि अयान खान, क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन आएंगे तो लेफ्ट आर्म बॉलर इतने इफेक्टिव रहेंगे नहीं, तो उन पर तो लेस इफेक्टिव नजर आएंगे वो लेफ्ट आर्म बॉलर, तो एक का पत्ता यहाँ कट हो जाएगा। और फिर एक दिमाग और यहाँ पर ये लगाया उन्होंने कि इससे फील्डिंग का जो एक प्लान है यूएई का वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल। अब राइटी बैट्समैन आते हैं, भीम शार्की आते हैं, तो फील्डिंग आसान लगती है, अच्छा तुम इधर ही लगो, जैसी फील्डिंग थी वैसी लगती, लेकिन एक लेफ्टी बैट्समैन को भेजकर उन्होंने सारा खेल खराब कर दिया। मॉर्टिन देसाई सर ने नेपाल के लिए तो अच्छा किया, लेकिन यूएई के लिए खराब कर दिया। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस गेम में किस ऑलराउंडर को रखना है, किस बॉलर को बाहर निकाल देना है, फिर उस ऑलराउंडर को बाहर निकाल कर किसी बॉलर को लाना है, ये हम बहुत बहुत बेहतर होता हुआ देख रहे हैं कि इस नेपाल टीम में अब जब से मॉर्टिन देसाई सर आए हैं, काफ़ी अच्छी एक बैलेंस जो कंडीशन जो सामने मिल रही है उसे वो इज्जत दे रहे हैं, ना कि कंडीशन को छोड़कर अपना थोप रहे हैं कि नहीं 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 ये करो वो करो ये करो, ऐसा नहीं। जो कंडीशन मांग रहा है सामने उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी इज्जत कर रहे हैं और उसके मुताबिक प्लेइंग 11 और जो प्लेयर्स हैं उसे तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, सेकंड पॉइंट ही थर्ड पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे आयन ने से आपको बताया कि वो जो है सिचुएशन की कंडीशंस की रेस्पेक्ट कर रहे हैं और उस हिसाब से वो डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो ऑन गेम हो या फिर ऑफ फील्ड हो, जो भी उन्हें लगता है कि अगला मैच हमारी किस टीम के खिलाफ है, उनके खिलाफ कितने लेफ्ट हैंड बॉलर है, क्या है, वो सब ठीक है, लेकिन ये अप्लाई करने के लिए आपको तीसरे पॉइंट की जरूरत है और वो भी कहीं ना कहीं दिखा है, और वो है बोल्ड डिसीजंस लेना। बिल्कुल। अब देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक स्पिनर है, उन्होंने एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, आपको एग्जांपल के तौर पर लेना है, एक स्पिनर ने लगातार वो विकेट ले रहे हैं, लगातार वो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, लेकिन अगला जो कंडीशन है वो क्लियर पता चल रहा है, मान के चलिए कि बहुत क्लाउडी रहने वाला है, तो वो क्या करते हैं, भले ही उन्होंने कितने भी विकेट लिए हो, कितने भी बड़े नाम हो, वो उसे साइड कर देते हैं उस मैच में, आप बाहर जाएंगे, इनकी जगह पर ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पेसर चाहिए, क्योंकि जो कंडीशंस है वो पेसर फ्रेंडली है। ये एक एग्जांपल दिया हमने, ये चीज वो करते हैं। और बोल्ड डिसीजंस में यहाँ पर देखिए आप, हमने लगातार ये चीज कही है कि जब तक कोई प्लेयर के परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आती, आपका क्राइटेरिया परफॉर्मेंस के बेस पर ही होना चाहिए प्लेइंग 11 में, और ये चीज भी की है। आप देखिए उन्होंने बोल्ड डिसीजंस में से सबसे पहले लिया जब उन्होंने ज्ञानेंद्र मल्ला को बेंच करना शुरू किया। ये बहुत क्रूशियल मूव था, क्योंकि जब तक टीम में अगर आप एक भी लूप होल छोड़ते हैं तो टीम के लिए दिक्कत होगी, और ये चीज की उन्होंने ज्ञानेंद्र मल्ला को बेंच किया और वहां पर एक नया वन डाउन का प्लेयर लेकर आए, जिनके थ्रू उन्हें लगातार रन्स मिलने लगे, और उसका प्रॉफिट हम सब ने देखा क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की लास्ट सीरीज में भी और इस पूरे एसीसी प्रीमियर कप में भी। और यहां तक कि जब जरूरत पड़ती है वो करण को यहाँ पर करण ने आउट किया, फिर उसके बाद करण को वो वापस लेके, जैसे मैंने पहले कहा कि जहां पर जिस तरह की कंडीशन, इस तरह के प्लेयर्स होने चाहिए, वो वहां पर लेकर आते हैं। एक बोल्डनेस कहीं ना कहीं उनके उसमें झलकती है कि नहीं, आप बड़े प्लेयर होंगे, लेकिन आज कंडीशन ये कहती है मैं आपको बाहर कर रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे नहीं मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, हमें मैच जीतना है, तो उसके लिए आप सबको समझना पड़ेगा कि आप भले ही नंबर 1 प्लेयर हो टीम के, आपको उस अगले मैच में बाहर बैठना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि कंडीशंस जो हैं या फिर ओपोनेंट जो है वो इस चीज की इजाजत नहीं देते। तो ये एक बोल्डनेस बात है। अभी आप देखिए रिसेंटली दीपेंद्र सिंह यारी को उन्होंने, मेरे ख्याल से फाइनली मैच था, दीपेंद्र सिंह यारी को निकाला, गुलशन झा को यहाँ पर उन्होंने एंट्री दी है। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि गुलशन झा विकेट्स तो लेंगे, साथ में इतने ढेर सारे लोग इतने क्रूशियल रन्स लेकिन उन्होंने बिलीव किया। और सबसे बड़ी बात कि अब ये चीज आप सोच सकते हैं कि विकेट्स वगैरह तो दीपेंद्र सिंह यारी भी निकाल सकते थे, फील्डिंग तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उनके माइंड में भी ये है कि अगर बात बल्लेबाजी पे आए तो दीपेंद्र सिंह यारी कहीं ना कहीं थोड़े से इस वक्त डाउन चल रहे हैं, काफी लंबे वक्त से वो चल भी रहे हैं। और यही चीज
आपको याद होगा हमने सेमीफाइनल मैच के पोस्ट मैच एनालिसिस में आपसे कही थी, आप सबने बहुत से सुना होगा कि दीपेंद्र सिंह यानी कि बैटिंग से जो रन्स नहीं निकल रहे हैं, ये मुद्दा हमने सेमीफाइनल में उठाया था पोस्ट मैच एनालिसिस में, और एक मैच बाद ही फाइनल में हमें प्लेइंग 11 में वही दिखता है कि हमें देखकर सुनकर कहीं ना कहीं अच्छा लगा देखकर कि शायद मॉन्टेनेरो सर के माइंड में भी है कि भाई बॉलिंग ठीक है, लेकिन आप बैटिंग ऑलराउंडर है तो आपको रन्स भी करना होगा। जो रन्स का सूखा वो दीपेंद्र सिंह एकदम से निकल नहीं रहा था, उन्होंने आउट किया और दीपेंद्र सिंह गुलशन झा को वहां पर इन किया। तो ये है बोल्ड डिसीजन लेने में कतराते नहीं है। वो ज्ञानेंद्र मल्ला को जरूरत पड़ने पे ज्ञानेंद्र मल्ला को प्लेइंग 11 से बाहर रख चुके हैं, लगातार रख रहे हैं, जरूरत पड़ने पे करण केसी को रख रहे हैं, जरूरत पड़ने पे दीपेंद्र सिंह यानी को बाहर रख रहे हैं, जो तीनों के तीनों इतने पुराने प्लेयर्स हैं। तो ये बोल्ड डिसीजंस कहीं ना कहीं टीम के रिजल्ट्स के फेवर में भी आते हुए नजर आए हैं। ये मोटे तौर पर 3 चीजें कहीं ना कहीं नजर आई हैं जो बहुत ही क्रूशियल रही हैं। और अब बारी है एक्सपेक्टेशंस की। जी हाँ, मॉन्टेनेरो सर से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं डेली क्रिकेट की जो उनके आने से पहले अभी थी और अभी भी बनी हुई है। कुछ चीजें हो गई है लेकिन कुछ चीजों की एक्सपेक्टेशन अभी भी बनी हुई है। एंड कौन कौन से पॉइंट्स हैं जरूर बताइए। जरूर, देखिए अगर आप पहले पॉइंट की आप बात करें तो ये पेसर्स से रिलेटेड पॉइंट हो जाता है। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि पेसर्स अच्छा कर रहे हैं, सोमपाल कामी, करण केसी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, गुलशन झा भी कभी कभार यहाँ आ जाते हैं बॉलिंग कराने के लिए, लेकिन गुलशन झा की लाइन और लेंथ तो सभी जानते हैं बहुत सारा हॉरेबल हो जाती है उनकी कई शुरुआत में और मेजॉरिटी ऑफ मैचेस में काफ़ी ज़्यादा ख़राब बॉलिंग कराते हैं, ख़राब लाइन और लेंथ से। जितनी अच्छी वो बैटिंग करते हैं उतनी ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत ख़राब वो बॉलिंग ज़रूर कराते हैं। लेकिन अब बात यहाँ है पेसर्स की। पेयर में पेसर्स चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि आप जब स्क्वाड लेते हैं तो थोड़ा सा फोकस यहाँ होना चाहिए कि पेसर हम अपने साथ जोड़कर रखें, लेके चले। जी हाँ, लेके चले ताकि वो टीम के अराउंड रहे, यानी कि अगला पेसर की जोड़ी कौन होगी वो साफ समझ में आ जाए। जी, क्योंकि अब नहीं मालूम कि सोमपाल करण जो है वो कब तक खेलेंगे, क्योंकि काफी साल हो चुके हैं। बिल्कुल, अरे काफी साल हो चुके हैं, तो भाई जाना ही है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सही कहा कि कभी आपको तो जाना ही है, 2027 तक खेलेंगे, चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद तो जाना होगा शायद। लेकिन अपने साथ अगर तब आप रेडी करेंगे नए पेसर, तब फिर नया वर्ल्ड क्रिकेट शुरू होगा या फिर T20 के लिए क्वालिफाई करना होगा या कुछ भी हो, तब अगर आप नए बॉलर्स को तैयार करेंगे तब बहुत डिफिकल्ट होगा। जी बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन साथ में अगर अभी फिलहाल अपने साथ लेके चले और अपने साथ स्क्वाड में लेके जा रहे हैं, मान के चलिए 2-2 पेसरों को, जैसे आपने कहा था कि सेकंड स्पिनर का रोल कैसा होगा, आप देखिए आज सेकंड स्पिनर क्या कर रहा है। बिल्कुल सही, तो कितना बड़ा एक बोनांजा है नेपाल के लिए। और वैसे ही बोनांजा होंगे ये 2 पेसर जिनको जोड़ा जाए टीम की स्क्वाड में, साथ लेके जाए हर अपने जहां भी ट्रैवल करे नेपाल। और जैसे ही मौका मिले कि यार एक मैच हमें थोड़ा हल्का मिल गया है, अच्छा चलो सोमपाल करण को थोड़ा बैठाते हैं और इनको खिलाते हैं, ये काम डेफिनेटली आएगा और इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी शायद ना लगे क्योंकि जीत की धुन है, जीत का धुन सवार है, अभी शायद किसी को यकीन नहीं होगा बात पर कि यार क्या ज़रूरत है पेसर की, क्या बकवास बातें करते हो, जाके बैठो ना, जाके थोड़ी देर चैन से तो रहने दो। लेकिन धीरे धीरे करते करते सारी चीज़ें रियलिटी में नजर आएंगी, जैसे सेकंड स्पिनर का समझ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आयन, तो ये कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। और ये चीज़ हमने पहले भी कही थी कि मौका देने की बात जब आती है, मान लीजिए आप कोई बायलैटरल सीरीज वगैरह खेल रहे हैं, कोई बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं, वहां पर भी आप इन प्लेयर्स को मौका दे सकते हैं, क्योंकि सोमपाल करण जो है ऑलरेडी बड़े क्वालिफायर्स में, बड़े मैचेस में उन्हें तो खेलना ही है, इसमें बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि करण सोमपाल को बहुत मैचेस चाहिए अपने रिदम में वापस आने के लिए। सॉरी डिसेंबर में यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, जी हां, वो सीनियर है, उन्हें सिर्फ एक झटका चाहिए, यानी कि एक झटके से मेरा मतलब है सिर्फ अपना हाथ खोलना है, बिल्कुल एक मैच में हो जाएगा, बड़े क्वालिफायर वगैरह के लिए मैं कह रहा हूं। और जैसा आपने कहा कि बायलैटरल वगैरह के लिए आप अपनी बात जरूर रखें। जी हाँ, बायलैटरल सीरीज में आप डेफिनेटली यहाँ पर उन पेयर ऑफ पेसर्स को यूज कर सकते हैं, उनको मैचेस जैसे उन पे प्रेशर डाल सकते हैं कि नहीं अब सोमपाल करण यहाँ पर आपके सपोर्ट के लिए है नहीं, डेफिनेटली वो डगआउट में होंगे, स्क्वाड में होंगे, वो आपको लगातार बताएंगे। लेकिन ऑन फील्ड वो 10 ओवर 60 बॉलें आप ही को डालनी है, विकेट्स भी आपको निकालना है, आप करके दिखाइए मुझे। तो ये कहीं ना कहीं पेयर ऑफ पेसर्स हमारी एक्सपेक्टेशन जो पहले भी थी वो अभी तक पूरी हुई नहीं है। उम्मीद करेंगे कि वो 2 पेयर ऑफ पेसर्स, फ्रेश पेसर्स जो है वो लगातार तैयारी करने में मॉन्टेनेरो सर जो है वो लगे रहें, और उम्मीद करेंगे कि हम, और एक्सपेक्टेशन है कि वो इस पर जरूर खड़े उतरेंगे। खैर
उसके बाद अगली चीज़ की यहाँ बात करें जो आ जाता है सेकंड पॉइंट, वो है प्लेयर्स शुड बिजी अवे। देखिए ये इंपॉर्टेंट, इसके बाद तीसरा एक और पॉइंट है, वो आपको समझाएंगे। लेकिन ये एक चीज़ है कि इससे मतलब क्या है कि प्लेयर जो है बिजी कैसे रहे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप देखते होंगे कि बहुत सारे टीमों के जो प्लेयर्स हैं, पूरी टीम बोल के नहीं कि पूरी टीम को ही हर बार कहीं ना कहीं ट्रैवल कराते रहो, इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो बॉलर्स हो, चाहे वो बैट्समैन हो या फिर ऑलराउंडर हो, वो अलग अलग देशों में अलग अलग क्लब्स वगैरह में जाकर कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। आपको बताएं हम डेलरन लॉरेंस जो है बरमूडा के, वो कहीं ना कहीं अलग अलग ससेक्स की तरफ से, जी हाँ, जहाँ पर स्मिथ खेल रहे हैं वहाँ पर वो जाने वाले हैं। आपको पता है वो इस बार सेशन में वहाँ पर है और काउंटी में, और वो उन लोगों के साथ डगआउट शेयर करेंगे और उम्मीद है कि शायद उन्हें कोई अगर मैच मिल जाए तो बेहतर, और नहीं भी मिलता है तो आप एक्सपीरियंस सोचिए कितना गेन करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद अभी तंजानिया के एक प्लेयर है, हमने कम्युनिटी में डेल क्रिकेट ने आपके सामने डाला था, तंजानिया के एक मौडी नाम के जो प्लेयर है, वो जो है साउथ अफ्रीका जा रहे हैं 3 महीने के प्रैक्टिस कैंप पे, वहां पर साउथ अफ्रीका में जाकर। ऐसे ही कई प्लेयर्स हैं, तो जर्सी जो है वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ से पहले वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के यूनिवर्सिटीज के क्लब में जाकर कहीं ना कहीं मैचेस खेला है। तो आप समझ गए होंगे हम कहने का क्या मतलब है कि कुछ आज प्लेयर्स को अपने जो है कहीं ना कहीं थोड़े से अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके, मॉन्टी सर काफी ज्यादा जाने पहचाने हैं और उनकी बहुत सारे बोर्डों से, बहुत सारे कंट्रीज से जान पहचान है, काफी पुराना उनका एक कहते नहीं वो प्रोफाइल करियर वो काफी बड़ा है, काफी जान पहचान है। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सही, ये हम ये नहीं कह रहे कि आज ही कराइए, ये एक्सपेक्टेशन मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस के तौर पर एक्सपेक्टेशन है। पेयर ऑफ प्रेशर वाला जल्दी साल तक जरूर हो जाना। जी हाँ, पेयर ऑफ प्रेशर वाला इसी वो तो बहुत जल्दी वाला है, एक आध महीने वाला ही है। जी हाँ, लेकिन जो ये वाला है ये इस साल तक भी हो जाए तो चलेगा। कि प्लेयर जो है कुछ चुनिंदा प्लेयर, अब आप सोचेंगे कि हाँ 2-3 प्लेयर हैं नेपाल की जो गए हुए वहाँ नेट बॉलर है, तो वो तो देखिए कि क्या वो स्क्वाड में है, जो स्क्वाड के प्लेयर्स हैं। डेनियल लॉरेंस को आप देखिए मेन स्क्वाड के प्लेयर है, मोदी जो है वो मेन स्क्वाड के प्लेयर है, आशा ट्राइब, जॉन्टी जेनर, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक और प्लेयर थे शायद जॉन्स्टन या ऐसा कोई नाम था उनका। ये सारे प्लेयर जो हैं ये सब के सब गए हुए थे यूनिवर्सिटीज में खेलने के लिए। और स्कॉटलैंड के जो हम प्लेयर्स देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग यूनिवर्सिटीज और क्लब में जाकर खेलते हैं। स्कॉटलैंड के प्लेयर्स की अगर हम बात करें कि भाई वो तो खैर काउंटी से उनका करार है, काउंटी में वो लोग जाते हैं, तो उनका करार उन्होंने किया है, ऐसा नहीं कि वो बैठे बैठे करार हो गया कि हाँ इसको ऐसा हुआ नहीं, वो टाइप के चलते हुआ कि स्कॉटलैंड ने जो इंग्लिश काउंटी से अपना टाइप बढ़ाया और उसके बाद अपने प्लेयर्स को वहां पर उन्होंने भेजा है। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम से कम 2 प्लेयर 3 प्लेयर जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, या तो बैटिंग डिपार्टमेंट में हो या ऑलराउंडर में या बॉलिंग में, और खास करके हम चाहेंगे बॉलिंग और बैट्समैन डिपार्टमेंट में से आप कुछ 4 प्लेयर्स को कहीं ना कहीं कोशिश करें कि अलग अलग क्लब्स में, अलग अलग कंट्रीज में क्लब्स में जाकर कहीं ना कहीं अगर आप टाइप कर पाए, किसी तरह से जोड़ पाए प्लेयर्स को, पूरी टीम का बोल के नहीं, कम से कम कुछ 4 प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स ही कहीं ना कहीं अगर एंट्री हो पाए। इस बार 2 प्लेयर गए, अगली बार फिर 1-2 और को कोई और उनकी जगह पर रिप्लेस किया, या 3 प्लेयर चले गए, इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक मूव रहेगा। और इससे अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्लेयर्स, अलग अलग बॉलर्स, अलग अलग टेक्निक के बारे में प्लेयर्स जानेंगे और बेहतर खुद के स्किल्स को करेंगे। ये एक बहुत बेहतरीन टॉपिक होगा। एंड लास्ट एक और एक्सपेक्टेशन सर के साथ जरूर है, जो हमारी शुरू से थी। जब हम सर आए थे हमने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, और वो अभी फिलहाल तो नहीं, अभी रिसेंटली काफ़ी मैचेस हुए हैं, लेकिन आप कितनी भी बायलैटरल सीरीजेस खेलते रहे, कितने भी टूर्नामेंट कराते रहे बायलैटरल और कॉन्टिनेंटल, लेकिन इसके बिना जो गाड़ी जो है कम से कम ओवरऑल पिक्चर पे देखें तो नहीं बढ़ने वाली। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके आने वाले टैलेंट के लिए भी, और जो आपके प्लेयर्स हैं जो फॉर्म में नहीं है उनके लिए भी। नहीं ज़रूर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डोमेस्टिक की हम यहाँ बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, ये अभी तक कुछ इस पर काम तो हुआ नहीं है। मीटिंग पर मीटिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन इस पर बात मैं मोंटी देसाई सर की एक्सपेक्टेशन को लेकर ही कह रहा हूँ कि अब वो आए हैं तो अब इस पर भी उन्होंने कहा भी था, जैसे कि बहुत अपना कहा भी है उन्होंने शुरू में जब वो आए थे, इंटरव्यू हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी, तब उन्होंने कहा भी था कि हाँ 2-3 डोमेस्टिक पर हम काम करेंगे, ए साइड पर काम करेंगे। कहा है ऐसा उन्होंने, वक्त लगता है हर चीज़ में, ये हम भी मानते हैं, पर देखना ज़रूर चाहेंगे कि तभी हमने कहा ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन एक दिन में पूरी नहीं हो जाती है, टाइम लगता है। तो इस साल तक हम जरूर देखना चाहेंगे, इस साल में काफ़ी महीने हो जाते हैं, काफ़ी पता चल जाता है, तो ज़रूर होगा कि डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़े।
एक 50 ओवर का कंपटीशन आए, एक 20 ओवर का, और उसमें competition आए। टफनेस भी है। नहीं, ये तो आपने कहा क्योंकि है। पहले भी कोच जो है वो कह चुके हैं डोमेस्टिक के बारे में, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला ऑन ग्राउंड। कम और ऑन ग्राउंड देखने को तो मिले, साथ में उसमें टफनेस भी आए। डोमेस्टिक की तरह लगना भी चाहिए, ये नहीं कि डे वन से सबको पता है कि कौन जीत रहा है और कौन कितने रन करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 1-1.5 महीना, जैसे कि मैं जानता हूँ कि 10-15 दिन शायद टूर्नामेंट चलता है, PM कप हो या कोई अभी जो हुआ था वो 14 दिन का था। देख लीजिए आप, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, 15 दिन का चले, उसके बाद फिर कुछ दिन का रेस्ट हो, फिर उसके बाद कोई एक डोमेस्टिक चले। मैं ज़रूर जानता हूँ टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। अगर इरादे बड़े हैं, सपने बड़े हैं, तो मेहनत भी बड़ी है, खर्चा भी बड़ा है। हाँ, ज़रूर सही कहा आपने। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 1-2 महीने कम से कम हमारी टीम कहीं नहीं जाएगी, हमारी टीम अपनी गलतियों पर काम करेगी, डोमेस्टिक खेलेगी। डोमेस्टिक से कुछ यंग क्रॉप्स हैं, कुछ यंग लड़के हैं जो पुराने, जो नेशनल टीम के प्लेयर हैं जिन्होंने अच्छा नहीं किया है थ्रू आउट द ईयर, उन्हें हम बाहर करेंगे, और डोमेस्टिक से जिन्होंने बहुत अच्छा खेला है उनको हम इस टीम में लेके आएंगे, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, ऑलराउंडर हो, बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो, या स्पिनर हो, या फास्ट बॉलर हो। तो तब प्लेयरों में भी ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा माहौल रहेगा, एक और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा कि यार 1-2 महीने का डोमेस्टिक आता है साल में, 2 महीने ऐसे आते हैं जहाँ डोमेस्टिक होता है, तो वहाँ पर कोई जूनियर प्लेयर कहीं चल गया तो मैं जो सीनियर प्लेयर हूँ टीम का, मुझे निकलना पड़ेगा। ये एक अच्छी बात होगी कि जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होंगे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि वहाँ वो रेस्ट करके वापस आ सकते हैं टीम। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो डोमेस्टिक होता ही इसलिए है, लेकिन बड़े बड़े देशों के जो फुल टेस्ट नेशन है उन्होंने इसे अब VIP कल्चर बना दिया है। VIP कल्चर बना दिया है कि हम क्यों खेलेंगे, हम तो बहुत बड़े हैं, सीनियर है, फलाना है, जूनियर के साथ हम क्यों जाएंगे। कई सालों से हमारे इंडियन डोमेस्टिक में कई प्लेयर तो खेले भी नहीं। बिल्कुल क्यों? क्योंकि बैंकों में पैसे हैं, जरूरत नहीं है, डोमेस्टिक बहुत छोटा है, जबकि भूल गए हैं वो कि वो कहाँ से आए हैं, वो यही भूल गए हैं। तो इसलिए डोमेस्टिक की इज्जत रखना और डोमेस्टिक पर काम करना, बिना डोमेस्टिक के आप क्रिकेट को आप जरूर बड़े से बड़े इवेंट क्वालिफाई कर सकते हैं, बड़ू जरूर जा सकते हैं बायोलेटरल्स खेल कर, ये सब खेल कर, लेकिन और क्रॉप्स लाना, यंग लड़के लाना और क्रिकेट से निकालना वो डोमेस्टिक से ही हो सकता है। और जो नेशनल प्लेयर हैं टीम के, उन्हें वापस से अपनी गलतियों पर काम करके दोबारा टीम में आने की जगह बना पाना, ये एक ही रास्ता है, वो है डोमेस्टिक का रास्ता। बिल्कुल। तो इस पे डेल क्रिकेट की जो राय है वो 1 साल पहले भी यही थी जो हमने आपके सामने रखी थी, और मॉन्टी सर जब आए थे तब भी हमने वीडियो में कहा था, और अभी भी वो एक्सपेक्टेशन का और इसके लिए महीने अलॉट कर देने चाहिए। बिल्कुल फिक्स महीना कि इसी में डोमेस्टिक, जैसे हम देखते हैं हर डोमेस्टिक में ऐसे ही होता है, समर में ज़्यादातर डोमेस्टिक कराए जाते हैं, तो 1-2 महीने का आप क्या कहेंगे कि 1-2 महीने का ये सीजन डोमेस्टिक के नाम। बिल्कुल, जैसे आपने पहले ही कहा कि आप पहले से तय करके रखें कि नहीं भैया इस वक्त में हमारे प्लेयर्स कहीं नहीं जाएंगे, कोई बायोलेटरल सीरीज नहीं होगी, सिर्फ डोमेस्टिक का टूर्नामेंट ही होगा, और 1 महीना कम से कम वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होना चाहिए, और वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट इतना टफ होना चाहिए कि हर टीम को कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो बराबर रहे, और कहीं ना कहीं उससे लगे कि हाँ भाई इस डोमेस्टिक से कुछ होगा भी फायदा, तभी वो डोमेस्टिक हो, वरना फिर उस डोमेस्टिक का भी कराने का फायदा नहीं कि आपने 2 डोमेस्टिक तो रख दिए, लेकिन उसमें ना टफनेस है, ना कंपटीशन है, ना कुछ भी है। कंपटीशन होना चाहिए, टफनेस उस डोमेस्टिक राउंड में होनी चाहिए, और ये अभी भी कहीं ना कहीं हमें एक्सपेक्टेशन है कि सर इसे जरूर थोड़ा प्रेशर डलवाएंगे, थोड़ा इस पे काम जरूर करेंगे, उम्मीद जरूर है, और अभी भी इसकी इंतजार डेल क्रिकेट को जरूर रहने वाला है। खैर, अब लास्ट में वर्ल्ड कप क्वालिफायर की प्रिपरेशन की जल्दी से बात कर लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली अभी फिलहाल टीम ने एक बड़ा पड़ाव पार किया है, ओडीआई स्टेटस बचाया, वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई किया, और प्रीमियर कप जीतकर वो एशिया कप में भी पहुंच गए। तो 3 अच्छे खासे बॉक्स जो टिक किए इमर्जिंग कप के लिए, इमर्जिंग एशिया कप के लिए उन्होंने टैग कर लिया, जुलाई भी उनका बुक हो गया। लेकिन अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, उसको लेकर प्रिपरेशन के तौर पर अभी फिलहाल 6-5 दिन तो डेफिनेटली रेस्ट करेंगे लड़के, लगातार बहुत क्रिकेट खेले हैं, बहुत मेहनत की है, डिजर्व करते हैं। 7-8-10 दिन जो भी है वो जो है रेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद जो है सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जल्दी से मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में कि सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए कि एक रोड मैप स्टार्ट हो जाए। नहीं जरूर, देखिए बड़ा इवेंट है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, तो इसके लिए एक बेहतरीन होगा कि 25 प्लेयरों की स्क्वाड के साथ एक स्क्वाड, मतलब एक प्रीमियरली स्क्वाड, जी हाँ, कि उनके साथ 25 जनों के साथ एक कैंप शुरू किया जाए। यानी कि जो मेन स्क्वाड होगी वो सब तो बात की बात है, लेकिन एक प्रीलिमिनरी स्क्वाड होगी तो बहुत बेहतर होगा। 25 जनों की शुरुआत हो, तुरंत सबको बुलाया जाए, वार्म अप वगैरह हो, स्ट्रेचिंग वगैरह हो, थोड़े बहुत लाइट गेम्स हो, इंट्रा स्क्वाड गेम्स हो, तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हो जाएगी कि
वहाँ से जो स्क्वाड्स यहाँ पर होने वाले हैं, वो जो 25 की आप स्क्वाड जो आप रखेंगे, वहाँ से कम 20 प्लेयर्स की जो स्क्वाड रहेगी, 20 प्लेयर्स के साथ आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, क्योंकि जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन मैं आपको सेकंड पॉइंट पहले बताता हूँ कि आप वहाँ पर किसी भी ओपोनेंट्स के खिलाफ कम से कम कुछ 50 ओवर्स के मैचेस खेल। जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी हाँ, स्क्वाड फाइनलाइज करने के लिए कि कौन सी स्क्वाड जो है वो हमारे फाइनल प्रिपरेशन की तरफ जाएगी। ये फाइनल प्रिपरेशन नहीं है, आप याद रखिएगा। एक आपने कैंप लगाया 25 जनों का, उसमें से आपने 20 प्लेयर्स पिक किए और वो 20 प्लेयर्स के साथ आप कोई ना कोई कम से कम 50 ओवर का जो टूर्नामेंट है वो आप किसी के साथ जरूर खेलिए, चाहे वो 3 मैचों का हो या फिर कोई ओडीआई सीरीज हो। मेरे ख्याल से ओडीआई सीरीज ना हो तो बेहतर ही है। क्या जरूरत है स्टार्ट ओडीआई स्टेटस को उसमें जोड़ने की? आपकी तैयारी कुछ अलग है, आपके माइंड में कुछ अलग चीज है। आप 50 ओवर का टूर्नामेंट खेल सकते हैं किसी भी टीम की ए साइड के खिलाफ अगर आप अप्रोच करें तो बहुत बेहतर होगा। चाहे आपने या फिर आप किसी इंडिया में अगर किसी रणजी टीम्स के खिलाफ अगर अप्रोच कर पाए, क्योंकि आप देखिए अभी रिसेंटली भूटान जो है वो चैलेंजर कप से पहले आसाम गया था, आसाम की रणजी टीम के खिलाफ उन्होंने वहां पर मैचेस कुछ खेले थे। तो आप कोई भी रणजी टीम के खिलाफ थोड़ी बहुत अच्छी हो, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथफुल भी हो, ऐसा नहीं कि बहुत ही कमजोर हो गए किसी स्ट्रेंथफुल। और मॉन्टी सर के डेफिनेटली रणजी टीम्स के साथ भी जान पहचान है, क्योंकि वो वहां पर भी कहीं ना कहीं सर्विंग दे चुके हैं। तो मॉन्टी सर को यहाँ पे कोई कनेक्शंस लगाने में जो है हेल्प हो सकती है। तो अगर आप उनके साथ कर पाए तो ठीक है, वरना फिर श्रीलंका है, वो वहां की कोई स्क्वाड हो, डेवलपमेंट स्क्वाड नहीं, थोड़े से बड़े प्लेयर्स, कम से कम अंडर 23 अंडर 25 की जो स्क्वाड्स है, फिर उनके खिलाफ अगर आप मैच खेल पाए, 3-4 50 ओवर के मैचेस खेल लें, या फिर उनके साथ ना हो तो बांग्लादेश के खिलाफ आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के शाइन सभी गए थे, जिम्बाब्वे में इस वक्त चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ये ट्राई कर सकते हैं कि अपने अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों के जो आपके आसपास हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई ए साइड के खिलाफ या फिर 50 ओवर टूर्नामेंट उनके क्लब्स वगैरह के साथ अगर खेलें तो बेहतर होगा। आपके प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले वहां पर ये करवाने के बाद यानी यहाँ पर छाट कर क्या निकाला जा सकता है? बिल्कुल, ये करने के बाद आप सीधा आ जाएंगे 16 फाइनलाइज स्क्वाड। जी हाँ, यानी कि जितने प्लेयर यहाँ पर हैं कोच ध्यान में रखेंगे, कोच और कप्तान मिलकर बैठेंगे इस गेम्स के में, जो 3-5 गेम जो भी खेलना है आपको अपने ओपोनेंट के खिलाफ फाइनलाइज स्क्वाड करने के लिए, इसमें से 20 में से 16 जने जो है वो लास्ट रहेंगे, जो कि फाइनल स्क्वाड होगी, जो कैन लास्ट में रिलीज करेगा अपनी कोच और कप्तान से पूछने के बाद कि 16 जने की जो स्क्वाड है वो इस बेस पर होगी कि यहाँ पर आपने क्या किया, जो सामने आपकी ओपोनेंट आई थी, 3 गेम आपको मिले थे, उसके बेस पर यहाँ पर ये 16 जनों की स्क्वाड तैयार होगी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए। बिल्कुल। अब आप यहाँ पर एक चीज आप सोच रहे होंगे कि ये 3-4 ओडीआई जो 50 ओवर के गेम्स हम कह रहे हैं वो वहां पर जाकर क्यों कह रहे हैं, घर में क्यों? देखिए ये गेम्स आगे रखवाने ही क्यों है स्क्वाड, मेन स्क्वाड रखने से पहले। देखिए एक बात ये है कि ये सब अवे में जाकर परफॉर्मेंस करना होगा, बिल्कुल, इसी वजह से ये बहुत फैक्टर है। अब आप नेपाल को लगातार अवे में मैचेस खेलने हैं, सब बाहर खेलने हैं, तब तक कि T20 वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से जो रीजनल फाइनल्स है हमें पता नहीं है कि देखना होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं न्यूज आ रही है शायद नेपाल होस्ट करे, वो खैर बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी घर पे नहीं है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो, इमर्जिंग एशिया कप हो, एशिया कप हो, ये सब के सब बाहर जाकर आपको खेलना है। तो यहाँ पर अवे में ये 3-4 गेम्स इसीलिए अवे में जाकर कि यही लड़के जो घर में अच्छा खेल रहे थे, अवे में जाकर उनकी गाड़ी कितनी आगे बढ़ती है, वो कैसा परफॉर्म करते हैं, वहां पर चलिए आपको आप सबका 20 प्लेयर्स हैं, आपको टेस्ट देना है कि आप अवे में आए हैं, यहाँ परफॉर्म करिए, कुछ अच्छी टीम्स हैं इनके खिलाफ परफॉर्म करिए। वहां से छाट कर आपको 16 प्लेयर्स निकाले हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और जिनमें कुछ प्रॉमिसिंग नजर आया है। वो 16 प्लेयर्स के साथ आपको कहीं ना कहीं एक लंबे प्रिपरेशन कैंप के तौर पर निकल जाना होगा अपने घर से। 18 तारीख से वर्ल्ड कप क्वालिफायर शुरू होने वाले हैं, तो कम से कम आप उससे 10-12 दिन पहले या 13-14 दिन पहले आप निकल लें, अगर अपने घर से यहाँ पर निकले और वहां पर जाकर कोई कैंप लगाए या कोई कैंप हो, वहां पर कोई मैचेस वगैरह आप उनके खिलाफ खेले, उस कंडीशन में उस एटमॉस्फेयर में ढलने की कोशिश करें तो बहुत बेहतर होगा। एक चीज और है, आप जिम्बाब्वे में मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज शायद ज्यादा बेहतर होगा। कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि साउथ अफ्रीका में जो है वो टीम जा सकती है, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐसी न्यूज़ आई है कि शायद साउथ अफ्रीका में टीम जाएगी और 10-12 दिन का उनका कैंप वगैरह लगेगा, कोई सीरीज वगैरह भी हो सकती है, वो सब देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर है कि साउथ अफ्रीका की जो पिचेस
पिचेस है वहां पर बाउंस ज्यादा होता है। बिल्कुल जी हाँ। ये थोड़ी सी देखने वाली बात ये है, आप कंडीशन एटमॉस्फेयर में शायद ढल जाए, लेकिन वो जो साउथ अफ्रीका की पिचेस जो है वो एक्स्ट्रा बाउंस देती है बहुत ज्यादा। तो और जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज की पिचेस में हम देखते हैं कि थोड़ा सा जो है वो रहती है, बॉल थोड़ी नीचे रहती है, स्लगिश रहती है, वो बाउंस आपको नहीं मिलेगी साउथ अफ्रीका में मिलती है। तो कहीं ना कहीं बाउंसी पिचेस में एक्सपीरियंस लेना, फिर जिम्बाब्वे में जाकर मैचेस खेलना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैट्समैन को अनकंफर्टेबल ना कर दे, ये थोड़ी सी देखने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय साउथ अफ्रीका के। नहीं सर, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि दो ही जगह है जहाँ पर टो में आपको खेलना होता है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक साउथ अफ्रीका है। जी। ये बिल्कुल मशहूर कहावत है कि दो ही जगह है दुनिया में जहाँ आप अपने टो पर खेलते हैं, कुछ लोग एकदम ऊपर आके खेल लेते हैं, टो नीचे ही नहीं रखते अपनी, एक ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ अफ्रीका। लेकिन आपने सही कहा, जैसे कि हमने अभी देखा था स्कॉटलैंड के प्लेयर जिस तरीके से वेस्ट इंडीज में पूरा खाली टी20 नहीं खेला उन्होंने, पहले तो वो 10 दिन 12 दिन का उन्होंने प्रिपरेशन कैंप किया था, मैचेस भी खेले थे उन्होंने, तीन बताइए लोकल क्लब्स के साथ, डेलीगेट ने अपडेट दिया था। बिल्कुल। तो ये उन्होंने बहुत बेहतर किया कि खाली टी20 के प्रिपरेशन से आप 50 ओवर का नहीं देख सकते। 5-6 प्लेयर खेले थे कूल एंड स्मूथ, आपको पता चला होगा कम्युनिटी के थ्रू, तो वहां वो खेले थे, लेकिन और प्लेयरों ने प्रिपरेशन भी की थी वहां पर। तो ये बहुत खूब है कि वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे हो तो इस तरीके की कंडीशन काफी फायदे दे सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन अगर हम देखें तो जरूर होनी चाहिए, वो भी बाहर जाके कंडीशंस में, क्योंकि घर में नहीं है। अब घर भूल जाइए कि घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाहर है, पाने के लिए भी सब कुछ बाहर है और खोने के लिए भी बाहर है। बिल्कुल सही कहा। तो ये कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर अगर प्रिपरेशन रहे तो बेहतर रहेगा। मैं आपको रीजन भी बताया कि क्यों आखिर ये एक पैटर्न रोड मैप जो है वो काफी बेहतर रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि अब इन लड़कों को, इन प्लेयर्स को जिन्होंने अपने घर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अब जाना है बाहर, और बाहर जाकर रन करने तो उसके लिए फिल्टर भी एक बाहर ही होना चाहिए, ये नहीं कि घर पे ही हो। तो उसके लिए जो फिल्टर है वो कहीं ना कहीं 3-4 50 ओवर के मैचेस जो है आप अपने अड़ोसी पड़ोसी जो मुल्क से उनके क्लब वगैरह के खिलाफ मैचेस खेलकर वो फिल्टर लगा सकते हैं। बिल्कुल। मैं छोटी सी बात बस बोलती हूँ, खत्म करूंगा कि आरिफ शेख ने भी ये कहा था कि हम गेम्स तो चाहिए ही ऑब्वियसली, कि अगर अच्छे ओपोनेंट के खिलाफ, टफ ओपोनेंट के खिलाफ हमें गेम्स मिले तो बहुत बेहतर होगा। ये आरिफ शेख ने खुद अपने मुंह से कहा था। लेकिन उसके बाद ये बयान भी आया था कैन की तरफ से कि स्कॉटलैंड, नीदरलैंड या आयरलैंड की तरफ से हमने भेजा है यहाँ पर प्रपोजल की ODI सीरीज के लिए, लेकिन फुल मेंबर से देखना होगा हमें, ये ऐसा कैन के मेंबर ने कहा था। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात इसलिए हमने कहा कि आप जो 50 ओवर का अगर कोई वनडे वगैरह खेलते हैं, 50 ओवर के मैच खेलते हैं, तो आप क्लब्स वगैरह उनकी ए साइड या रणजी की टीम के खिलाफ या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की ए साइड जो होती है क्लब्स, उनके खिलाफ आप अरेंज कर वहां पर फिल्टर लगाकर 16 प्लेयर निकालें, उन 16 प्लेयर के साथ आप जाएं उन कंडीशंस में, जिम्बाब्वे हो, वेस्ट इंडीज हो, आप साउथ अफ्रीका अगर जाना चाहते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, कंडीशंस में आप थोड़ा ढल सकते हैं। लेकिन फिर वही छोटा सा पॉइंट जरूर कहेंगे कि वहां पर पिचेस जो है बाउंसी ज्यादा है, और जिम्बाब्वे में वो बाउंस को आपको मिलेगा नहीं। तो और बाउंस का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। ऐसा नहीं कि आप बाउंसी पिचेस से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जिम्बाब्वे में जाकर आसानी से ढल लेंगे, कंडीशंस में आप ढल सकते हैं, लेकिन पिचेस में जो है फर्क रहता है। तो ये चीज थोड़ी देखने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल आपको उन कंडीशंस में जाकर प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। तो उसके बाद फिर आप सीधे उतरिए अपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर की जर्नी में जो शुरू हो रहा है 18 तारीख से। ये हमारी राय थी इस रोड मैप को लेकर और मॉन्टी देसाई कोच सर को लेकर। हमने बताया कि उन्होंने क्या क्या चीजें अब तक अच्छी करी है, पॉजिटिव नजर आया उनके अंदर, और क्या कुछ लड़कियों को अभी भी एक्सपेक्टेशन है, जो कुछ एक आध पूरी हुई है, अभी कुछ और पूरी होनी है। बाकी इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी अभी जल्दी प्रायोरिटी में रहेगा पेयर ऑफ पेसर्स, और जो उसके बाद रहेगा वो है डोमेस्टिक का जो टूर्नामेंट, जो डोमेस्टिक का एक टफ स्ट्रक्चर वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और प्लेयर्स कुछ अगर बाहर जाने लगे तो बेहतर है। और रोड मैप वो हमने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं और हमारे इन बातों से सहमत है कि नहीं हम भी ये कहीं ना कहीं यही सोचते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को सुन सकें, और उम्मीद करेंगे कि जो टीम जो है एक बेहतर प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली क्रिकेट, एशिया क्रिकेट को लगातार कवर यहाँ पर लगातार किए हुए हैं। बाय।